नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, लक्ष्मीकांत की सीरीज में ये 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो से पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। 6th एडिशन की लक्ष्मीकांत की किताब को हम लोग अपना बेस लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास 5th एडिशन की लक्ष्मीकांत की किताब है तो भी चल जाएगा, लेकिन 5वीं एडिशन या एटलीस्ट हो सके प्रेफरेबली 6th एडिशन की किताब अपने सामने खरीद के रखिए। हार्ड कॉपी उसको खरीद के रखिए, पढ़िए और उसके साथ साथ मेरी इस वीडियो को देखिए। तो जो जितने भी प्रोविजन है इस लक्ष्मीकांत की किताब के, वो आपको सारे समझ में आएंगे। अगर आपके पास किताब की हार्ड कॉपी नहीं है तो आपको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, जो कुछ भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको समझने में। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा आपसे। एक पार्ट में इसलिए डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, समझाना है। शुरुआत है तो समझाने वाला एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। अब देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है बहुत सारी चीजों में यूनिक है। लोग कहते हैं कि इस संविधान को अलग अलग संविधानों से बोरो कर रखा गया है। तो बोरो तो किया गया है, बट बोरो करने में भी बहुत सारे इनोवेशंस का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान ने भारत की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए जो भी प्रोविजंस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं उनको इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से ढाल दिया है। थोड़ी देर में उसको हम लोग देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविजंस लागू कर दिए गए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हो चुके हैं। 7th अमेंडमेंट हो चुका है, 42nd अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 1976 में हुआ था। 44th अमेंडमेंट ने 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे प्रोविजन को रिवर्स किया। ये 44th वाला 1978 में हुआ। फिर 74th अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट ये 1992 में हुए, जो कि पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करते हैं। फिर 97th अमेंडमेंट डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, और फिर आता है 101st अमेंडमेंट जो कि डील करता है आपका जीएसटी से। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 42nd अमेंडमेंट था ये था आपका दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहा जा रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के चलते बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा हिलने लगा था। वैसे भी इमरजेंसी के टाइम के आसपास इसको लागू किया गया था, तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी और इसके ज्यादातर एलिमेंट्स को 44th अमेंडमेंट एक्ट ने रिवर्स कर दिया। फिर आगे देखेंगे आप कि 1973 में केशवानंद भारती केस आएगा। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये बोलेगा कि हमारे संविधान को अमेंड करने की ताकत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है आर्टिकल 368 के अंदर, उस ताकत का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट हमारे संविधान को अमेंड तो कर सकती है, बट हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ये सब चीजें जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे अपनी पढ़ाई में सब लोग देखेंगे। सबसे पहले साइलेंट फीचर पे आते हैं कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत वॉल्यूमिनस है, बहुत लेंथीएस्ट, दुनिया भर के लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत लेंथीएस्ट है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले तो हम लोग जल्दी से ये समझते हैं कि भाई इस रिटन और अनरिटन में क्या फर्क है। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है ना, उसको प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। उसमें जितने भी आर्टिकल्स है, 7 आर्टिकल्स है जहां तक मुझे याद आ रहा है, 7 आर्टिकल्स में उसको लिखा गया था, और उसमें पूरा पूरा अमेरिकन संविधान, बस इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ब्रिटेन का संविधान रिटन नहीं है। तो जब ब्रिटेन का संविधान रिटन नहीं है तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जब उसको कहीं लिखा ही नहीं गया है तो प्रोविजंस कहां से आए। तो देखिए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने समय समय पे बहुत सारे एक्ट लागू किए हैं दोस्तों, और वो सारे एक्ट अलग अलग लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए किए गए हैं। अलग अलग कहते हैं ना कि जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ी उससे रिलेटेड में, उस इश्यू से रिलेटेड एक एक्ट बना दिया गया। इन एक्टों में जो लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, उसको कंबाइन करके ब्रिटेन वाले बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इन एक्ट्स में लिखा है, बट इन एक्ट्स को कंबाइन करके, कंसोलिडेट करके कोई एक अलग डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया है ब्रिटेन में। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को बोला जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बहुत सारे अलग अलग एक्टों को पास किया गया है, और उन एक्ट के प्रोविजंस को मिला दिया जाए तो बन जाता है उनका संविधान। तो ये एक्ट तो लिखे हैं, बट एक्ट के प्रोविजंस को मिला के किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट का शेप नहीं दिया गया ब्रिटेन में, इसलिए इसको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, हमारे देश के संविधान में जब ओरिजिनली इनैक्ट हुआ था, छोटी मोटी ट्रिवियल डिटेल्स दे रखी हैं, आप देख सकते हैं किताबों में। तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, 2019 तक आते आते 470 आर्टिकल्स हो गए 12 शेड्यूल में, 25 पार्टों में। बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट के चलते बहुत सारे आर्टिकल्स हटा दिए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स जोड़ दिए गए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स कि टोटल कितने अमेंडमेंट्स आ चुके हैं हमारे संविधान में आज तक। तो भैया, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 25 जनवरी 2020 को, वो था 104th अमेंडमेंट एक्ट। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितने अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान में, 104 हुए हैं। जो लेटेस्ट हुआ वो था 104th अमेंडमेंट एक्ट, 25 जनवरी 2020 को लागू किया। इसमें क्या बोला गया कि भाई जो SC ST का रिजर्वेशन है ना लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों में, इसको हम 10 साल के लिए और
एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हर 10 साल में एक्सटेंड होता है दोस्तों, इस बार भी हो गया। तो SC ST की जो सीटें रिजर्व है लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको 70 साल से बढ़ा के 80 साल कर दिया गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि भाई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो सीटें रिजर्व थी ना लोकसभा में 2 सीट रिजर्व थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 सीट रिजर्व थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो ये रिजर्व सीटों का प्रावधान एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो पहले था उसको अब हटा दिया गया है। मतलब अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कोई भी सीट हमारे लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व नहीं है। तो ये था लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही जो पिछले कुछ सालों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं आपसे पूछा जाऊं क्या है, तो ये लागू हुआ था 12 जनवरी 2019 को। इसमें 10% रिजर्वेशन लेके आया गया था, किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो जनरल कैटेगरी में जो लोग इकोनॉमिकली वीकर है उनको एक्स्ट्रा 10% का रिजर्वेशन दिया गया। तो एक चीज ये थी। फिर से पहले आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था दोस्तों, ये आया था 11 अगस्त 2018 को। इसके थ्रू क्या हुआ था, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। उससे पहले क्या आया था, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था दोस्तों, जो कि लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। उसके थ्रू GST टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। उससे पहले भाई 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों, जो कि लागू किया गया था 1 अगस्त 2015 को। इसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था किसके किसके बीच में? इंडिया बांग्लादेश के बीच में। उससे पहले 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था दोस्तों 13 अप्रैल 2015 को। इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था सरकार ने, लेकिन इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है दोस्तों, मैंने बोल दिया आपके सामने। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लीजिए, नहीं लगे मत लिखिए, ये आपके ऊपर है। ओके, अच्छा और बात की जाए कि भैया ये जो हमारा संविधान है ये इतना बड़ा क्यों है। अब बात आती है वॉल्यूमिनस लैंग्वेज पे। हमारा टॉपिक तो ये था, सॉरी थोड़ा सा भटक गए। इतना बड़ा कैसे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए भैया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत बड़े हैं। एक तो हमारा देश बड़ा काफी, दुनिया में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश हमारा। तो जब इतना बड़ा देश है तो वास्टनेस ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस को एकोमोडेट करना पड़ा। फिर बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स आ गए। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बहुत बड़ा था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है हमारे संविधान में। लगभग 250 प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सीधे सीधे इंट्रोड्यूस किए गए हमारे संविधान में। फिर ये बोला गया कि भैया हमारे संविधान में सेंटर और स्टेट्स दोनों का जिक्र होगा, यानी कि एक ही संविधान होगा सेंटर के लिए भी और एक ही संविधान होगा स्टेट्स के लिए भी। अब इसको अलग से क्यों बोला जा रहा है? देखिए फ्रेंड्स, अगर यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में सेंटर का भैया अपना अलग संविधान है जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और उनकी अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग प्रोविंसेस के अपने अलग अलग संविधान है। लेकिन इंडिया में ये सेम है। होता क्या था कि भैया अभी रिसेंटली 2019 में आपको पता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 270 के अंडर, ठीक है, उसको हटा दिया गया। और उसको हटाने के बाद यह बोला गया कि भारतीय संविधान, उसके लिए एक ऑर्डर लेके आया गया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इसके थ्रू ये बोला गया कि भाई जितने भी प्रोविजंस है भारतीय संविधान के वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होंगे। और इसको करने के बाद एक एक्ट लेके आया गया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी थी आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी थी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी हमारे देश के संविधान के नियम लागू होंगे। और हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भैया हमारा संविधान बड़ा भरा हुआ था एडवोकेट से, लीगल पर्सन से भरा हुआ था। लीगल ल्यूमिनरीज कहा जाता है इनको, अगर आप लक्ष्मीकांत की भाषा को देखेंगे तो ल्यूमिनरीज से भरा हुआ है। तो भाई जब लीगल लोग इतने होंगे वो अपनी लीगल भाषा में बात करेंगे, तो लीगल भाषा वैसे ही बहुत इलेबोरेटिव होती है दोस्तों, उसके चक्कर में भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस कैसे करनी है, लॉ कैसे बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन, क्या होता है यहाँ पे कि भाई रोजमर्रा की चीजें में कैसे होंगी उसके लिए समय समय पे हम लोग डोमेस्टिक लॉज बना देंगे। लेकिन ऐसी रोजमर्रा की चीजों को भी कैसे चलाना है इसके बारे में हमारे संविधान में सीधे सीधे लिखा गया है, इसलिए संविधान हमारा बहुत बड़ा हो गया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हूँ। दूसरी चीज ये है कि भैया हमारे संविधान को बहुत अलग अलग जगहों से उठाया गया है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक फीचर है। तो भैया B.R. अम्बेडकर जी ने साफ साफ बोला असेंबली में खड़े होकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया गया है आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को जब खंगाल दिया गया, एनालाइज किया गया, उसके बाद हमारे संविधान को बनाया गया दोस्तों।
अब इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। बहुत सारे लोग खड़े होकर बोलने लगे आपने कौन सा तोप फाड़ दिया, आपने तो वही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चिपका दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी दोस्तों। देखिए B.R. अम्बेडकर जी और जो उनकी टीम थी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थी, वो जो काम कर रहे थे बहुत मुश्किल काम था। एक तो दुनिया भर के संविधानों को पढ़ना दोस्तों, ठीक है, आसान बात तो है नहीं भैया। इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको समझना, समझने के बाद उनको हमारे देश के सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करना और फिर उन प्रोविजंस को शामिल करना, ये एक आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। और B.R. अम्बेडकर जी जैसे काबिल लोग ही इसे कर सकते थे और उनकी टीम में जो बाकी लोग थे सबकी मेहनत थी, जिसके चलते संविधान हमको मिल पाया। और बहुत ही जबरदस्त, इससे बेटर शायद कोई और संविधान नहीं मिल सकता था उस समय पे। तो ये बात हो गई कि बहुत अलग अलग सोर्स से आया। एक जो मेजर सोर्स है हमारे संविधान का दोस्तों, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बहुत बल्कि था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 250 प्रोविजंस 250 प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को शामिल किया गया है हमारे संविधान में। अब कह सकते हो कि अगर हमारे संविधान के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो एक स्ट्रक्चरल हिस्सा बोल लीजिए, एक फिलोसॉफिकल हिस्सा बोल लीजिए और एक पॉलिटिकल हिस्सा बोल लीजिए। तो जब स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। यानी कि अलग अलग प्रोविजंस को किस हिसाब से किस किस पार्ट में, कौन से शेड्यूल में, कौन से आर्टिकल में शामिल करना है, ये सब तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया। जब बात आती है फ्रेंड्स फिलोसॉफिकल पार्ट की, तो फिलोसफी में क्या चीज आ जाएगी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो इसमें भाई आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, तो ये चीज आ गई आपकी फिलोसफी में। और पॉलिटिकल पार्ट में क्या आ जाएगा, तो भैया कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई, कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के साथ बैलेंस करेंगे, कैसे ये एग्जीक्यूटिव इस लेजिस्लेचर को आंसरेबल होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंग। तो देखिए एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, आपकी फिलोसॉफी क्या है हमारे संविधान के, और हमारे संविधान की पॉलिटिकल पावर्स किस हिसाब से डिवाइडेड है, ये तो धीरे धीरे जब हम लोग किताब के अंदर घुसेंगे और पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को समझेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ तो इंट्रोडक्शन है, तो हल्की फुल्की बातचीत ही हो रही है। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे जान नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है मेन चीज, सोर्सेस क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आपको सोर्सेस को देखना है तो देखिए सबसे पहला सोर्स तो आपको मिला फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीजें उठाई गई हैं, जैसे इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, जब पहुंचेंगे इन पर तो देखेंगे। ये इमरजेंसी पावर्स कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई गई हैं। फिर जुडिशरी का कंसेप्ट भी आपका 1935 से उठाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा बोला गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन बनेंगे, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक टेबल है आपकी किताब में, तो अगर आप 6th एडिशन की किताब देख रहे हैं तो वहां पे है टेबल 3.4। 5th एडिशन की किताब में भी टेबल, उस टेबल को आप देखिए तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगहों से क्या क्या उठाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इमरजेंसी पावर्स को उठाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन को उठाया गया, जुडिशरी को उठाया गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स उठाई गई, जो फेडरल सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत उसको उठाया गया। अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो दोस्तों, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो सबसे बड़ी चीज हमने उठाई है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब देखिए हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तो इस बात पे काफी बहस चली थी कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्यों फॉलो कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये जवाब दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने बोला कि देखिए हमारा जो देश है, हमें आदत पड़ चुकी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। अब अगर इस समय पे हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आएंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, और उसमें मिसयूज ऑफ पावर भी हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां पे किसी एक आदमी को ज्यादा पावर देना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है, जैसे यूएसए में देखेंगे यूएसए प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है। तो इसीलिए कहा गया कि हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेटर है, जो कि हमने कहां से उठाया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। फिर रूल ऑफ लॉ को आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। आगे बात किया जाए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कभी कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर काम होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर काम होगा, ये प्रोसीजर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। एक सिटीजनशिप, यानी पूरे देश के लिए केवल एक सिटीजनशिप। यूएस में होता है ना 2 सिटीजनशिप, आप अमेरिका के सिटीजन तो हो ही, लेकिन आप जिस स्टेट में रहते हो आप उसके सिटीजन हो। तो भैया अगर आप टेक्सास में रहते हो तो वहां पे सिटीजन हो, अगर आप टेक्सास से फ्लोरिडा जाते हो तो टेक्सास वाली जो सिटीजनशिप है उसको आपको रद्द कराना पड़ेगा और फ्लोरिडा में एक नई सिटीजनशिप चालू करानी पड़ेगी। तो इस तरीके की चीजें होती है वहां पे। फिर बाई कैमरलिज्म, ये भी है आपका। बाई कैमरलिज्म क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 हाउसेस होंगे, जैसे कि सेंटर पे है आपका राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरीके से स्टेट में है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जब बात आ गई यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो कितने स्टेट्स हैं हमारे,
देश में जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका जवाब मैं थोड़ा ही आगे आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये सब चीजें आपकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई दोस्तों। इसके आप एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये पूछा जा सकता है। आप लिस्ट ना भी बनवाइए तो ये जो टेबल 3.4 है आपकी 6th एडिशन की लक्ष्मीकांत की किताब का, इसको अपने हाइलाइटर से मार्क करके रखिए इंपॉर्टेंट में। तो एग्जाम से पहले आपको इन सब चीजों को रिवाइज करना। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाइए हमने सबसे जरूरी चीज जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो भाई लोगों के फंडामेंटल राइट्स। फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये उठाया गया है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, इसकी चीज को उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को आप कैसे हटाओगे, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाओगे। तो भैया प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया, ये सब आपका दे रखा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है भाई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उठाए गए हैं आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हम लोग राज्यसभा में जो अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं उसका, अब देखिए राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट कैसे किया जाता है बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती हैं, ये सब चीजें आगे हम देखेंगे। बट नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा ये भी आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उठाया गया है। प्लस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का तरीका, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। अगर आप कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो कनाडा से क्या क्या उठाया गया है। तो भैया फेडरेशन है लेकिन सेंटर स्ट्रांग है। कुछ कुछ आप कह सकते हो कि इंडिया में ऐसा ही है। जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स होंगी, यानी वो पावर्स जिनको ना आपने स्टेट लिस्ट में शामिल किया है, ना यूनियन लिस्ट में शामिल किया है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया है, वो सारी पावर्स सेंटर के पास चली जाएंगी। ये प्रोविजन आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। सेंटर में स्टेट के गवर्नर्स को, सॉरी स्टेट में सेंटर द्वारा कहते हैं ना कि सेंटर किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा टू बी अ गवर्नर इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके का जो गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट होता है ना, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट में, वो कौन करता है, सेंटर करता है। ये चीज कहां से उठाई गई, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भाई आपका आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ओके, आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमारे संविधान की, जिसमें वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि भाई जिसपे लॉ आपकी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, तो वो चीज उठाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। फिर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होगी, इस चीज का प्रावधान उठाया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर ट्रेड और कॉमर्स का फ्रीडम होगी, ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया गया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन को वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी बोलते हैं। इमरजेंसी के दौरान आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दोगे, ये चीज उठाई गई है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आगे चल के इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से क्या उठाया गया, आज की डेट में रशिया है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय पे था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से उठाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके दोस्तों, फिर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो सिद्धांत दे रखा है ना दोस्तों हमारे प्रेम्बल में, वो आपका यूएसएसआर से उठाया गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया गया, तो भैया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिद्धांत लिखे हैं। और वो सिद्धांत क्या है कि भैया लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये लिखा है आपके प्रेम्बल में, कहां से उठाया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लिए, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भैया उसके हिसाब से क्या उठाया गया, उसके हिसाब से उठाया गया कि हम अपने संविधान का अमेंडमेंट कैसे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे करेंगे, इस चीज को उठाया है आपने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये कहां से उठाया गया, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये उठाया गया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होगा, ये कहां से उठाया गया दोस्तों, तो ये उठाया गया था आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये दोनों में फर्क याद रखिएगा। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज उठाई गई है जिसका नाम है दोस्तों प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ये हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, जो यहाँ मैंने आपके साथ कवर की है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक बड़ा हिस्सा हमारे संविधान का कहां से उठाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आई होप आप किताब अपने सामने रखे हैं, नहीं रखे होंगे तो कुछ ज्यादा खास समझ में आ नहीं रहा होगा। अब हम देखते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहा गया है कि भाई जो हमारा संविधान है दोस्तों, दिस इज अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी हमारा संविधान रिजिड भी है और हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है। कैसे है ये देखते हैं। अगर आप अमेरिका के और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो जो ब्रिटेन का, सॉरी जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है। बहुत ज्यादा रिजिड होने का मतलब क्या है
कि अमेरिका के सिद्धांत और संविधान को अगर आपको बदलना है तो उसको बदलना थोड़ा मुश्किल है, बदलने के प्रावधान है बट रिजिड है। अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना सिंपल है। हमारा संविधान क्या है कि भाई रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि ना हमारा संविधान को बदलना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जितना मुश्किल है और ना ही हमारे संविधान को बदलना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जितना आसान है। तो हमारे संविधान में अमेंडमेंट करने के बहुत से अलग अलग तरीके दे रखे हैं। अमेंडमेंट के लिए बहुत अलग अलग तरीके की मेजॉरिटी इस्तेमाल होती है। तो हमारे संविधान में भाई सिंपल मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, बहुत अलग अलग तरीके की मेजॉरिटीज है। इन मेजॉरिटीज को समय आने पे हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे अब मैं सारी मेजॉरिटीज तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जरूर समझाऊंगा। देखिए कि आपकी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, अगर हमारे संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजन है, हमारे संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको सिंपल मेजॉरिटी के साथ बदला जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हमारे किसी भी जब लोकसभा की असेंबली मिलती है तो कोरम क्या होता है, कोरम होता है 10%, यानी टोटल मेंबरशिप का 10% एटलीस्ट हो तो आपकी लोकसभा काम कर सकती है। अब मान लीजिए हमारी लोकसभा में 545 मेंबर्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 545 में से 300 लोग आए, इन 300 लोगों ने किसी चीज पे वोट डाला, ठीक है, और 300 में से 151 लोग उस पर रेडी हो गए। 300 के आधे कितने हो जाएंगे, 150। तो सिंपल मेजोरिटी कब हो जाएगी, जब 150 से एक ज्यादा भी वोट दे दे। तो 151 लोग अगर उसके फेवर में वोट कर देते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से आप कुछ ऐसे संविधान के प्रोविजंस को बदल सकते हो। और जब आप सिंपल मेजोरिटी से संविधान के प्रोविजंस को बदलोगे तो उसको अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 368 के अंदर अगर आप अमेंडमेंट करते हो तो आप केवल स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हो। और आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना स्पेशल मेजोरिटी से, वो स्पेशल मेजोरिटी दो तरीके की होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 1, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 2। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 2 में स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 1 प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का एसेंट चाहिए। अब इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। तो क्या समझ में आया आपको? अच्छा हाँ, स्पेशल मेजोरिटी की अगर आप और बात कर रहे हो तो दो और जगहों पे स्पेशल मेजोरिटी का कंसेप्ट आता है, बट वो आर्टिकल 368 वाली स्पेशल मेजोरिटी से अलग है। मैंने बताया आपको आर्टिकल 368 में दो तरीके के स्पेशल मेजोरिटी, एक 1 एक 2। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ये 1 2 में अपने समझाने के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। आर्टिकल 249 में भी एक स्पेशल मेजोरिटी है, आर्टिकल 61 में भी एक स्पेशल मेजोरिटी है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 249 वाली स्पेशल मेजोरिटी, उससे फिर हम लोग आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजोरिटी को देखेंगे। आर्टिकल 249 में प्रोविजन है दोस्तों कि मान लीजिए किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना हो, किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना हो, तो वो लॉ बनाने के लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आर्टिकल 249 के अंदर, और वो रेजोल्यूशन आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो आर्टिकल 249 के अंदर की स्पेशल मेजोरिटी क्या बोलती है कि जितने लोग भी उस समय पे राज्यसभा में बैठे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी। अब मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल केस दे रहा हूं कि जो हमारी नॉर्मल मेंबरशिप है राज्यसभा की वो है 245, जिसमें 233 तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आ रहे हैं और 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दी हो। तो मान लीजिए कि इन 245 लोगों में से किसी एक दिन राज्यसभा में 150 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और ये 150 मेंबर्स इस स्पेशल रेजोल्यूशन पे वोट डालेंगे कि भैया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर नियम बना सकता है, और अगर इन 150 के 2/3 ऑफ द मेंबर्स इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर देते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। तो 150 के 2/3 मेंबर क्या होंगे, 100। तो दिस विल बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि भाई 245 मेंबर्स भले ही आपके, अब आप देखें यहाँ पे 245 अगर टोटल मेंबरशिप की बात करो दोस्तों तो इसका 50% से ज्यादा कितना हो जाएगा, तो 245 का आधा करेंगे तो लगभग आएगा 122.5, यानी 123 मेंबर्स अगर आपके सपोर्ट में आएगा। टोटल 245 मेंबर्स अगर आ रहे हैं तो कम से कम 123 का चाहिए, 50% से ज्यादा। लेकिन वहां वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, यहाँ मेंबर्स 150, क्योंकि अगर टोटल 245 मेंबर्स आएंगे तो उनका 2/3 निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 की आप बात कर रहे हो। तो अगर सारे के सारे 245 मेंबर्स आ गए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, तो 245 की 2/3 मेजोरिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा 490 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, कम से कम 164 लोग। तो अगर पूरे के पूरे 245 लोग आए तो कम से कम 164 लोगों को फेवर में वोट डालना पड़ेगा अगर रेजोल्यूशन को पास कराना है तो। लेकिन मान लीजिए 150 लोग आए तो केवल 150 लोग आए तो केवल 100 लोगों को फेवर में वोट डालना है अगर रेजोल्यूशन को पास कराना है तो। लेकिन ये 100 लोग इसके 50 टोटल मेंबरशिप के 50% से भी ज्यादा नहीं है। तो इस दिन की मीटिंग में अगर कोई एब्सेंट हो गया तो फिर वो एब्सेंट हो गया, उसकी वोट की कोई वैल्यू नहीं हुई।
तो ये हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 क्या होता है? 368 के अंदर होता ही है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे वो लोकसभा के टर्म्स में। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो राज्यसभा भी वोट डालती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है लोकसभा राज्यसभा में तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, वो अंदर बताऊंगा मैं आपको। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए लोकसभा की मीटिंग हुई, तो जितने लोग उस मीटिंग में आए हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी, और वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि टोटल मेंबरशिप के 50% से ज्यादा हो। बताता हूँ कैसे। लोकसभा में दोस्तों कितने मेंबर हैं? 545 मेंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए इन 545 मेंबर्स में एक दिन केवल 300 मेंबर आए, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी क्या बोलती है अंडर आर्टिकल 368 की जितने भी लोग आए हैं उनकी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। तो इन 300 का 2/3 कितना हो जाएगा? 200। तो 300 लोग आए हैं, इसकी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी तो 200। तो भाई मान लीजिए 200 लोगों ने एक अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट कर दिया, लेकिन क्या वो स्पेशल मेजोरिटी 1 अंडर आर्टिकल 368 को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और है। कंडीशन और ये है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की 545, उसका कम से कम 50% सपोर्ट करना चाहिए। और इस 245 का 50% कितना हो जाएगा? इसका 50% हो जाएगा 272.5, यानी कह लीजिए 273 लोग। यानी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी, और टोटल हाउस की कम से कम 50%। तो यहाँ पे जब 300 लोग प्रेजेंट थे और 2/3 मेजोरिटी आई तो 200 लोगों ने फेवर में वोट किया, लेकिन दिस 200 इज नॉट इनफ, क्योंकि टोटल हाउस की जो मेंबरशिप है 545, इसका कम से कम 50% लोग फेवर में रहने चाहिए। तो वो चीज यहाँ फेवर में नहीं हो पा रही है। मान लीजिए, अब यहाँ पे आपको और केस देता हूं। मान लीजिए 480 लोग आए हैं उस दिन लोकसभा की मीटिंग में। अब 480 लोग लोकसभा में बैठे हैं और उसके 2/3 मेजोरिटी कितनी बैठेगी? 160, और 160 इंटू 320। मान लीजिए 320 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट कर दिया, तो क्या इसको वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये 273 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसको बोलते हो दोस्तों आप स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 1 अंडर आर्टिकल 368। यानी आर्टिकल 368 में जो पहले तरीके की स्पेशल मेजोरिटी हो गई, उसमें क्या हुआ कि जितने लोग आए हैं उनके 2/3 उसको सपोर्ट कर रहे हो, प्लस टोटल हाउस की 50% से ज्यादा मेंबरशिप उसको सपोर्ट कर रही हो। तो अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि 545 मेंबर्स सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो आपको कम से कम कितने वोट चाहिए? तो भैया इसका तो पूरा 2/3 चाहिए। तो 1090 3 से डिवाइड कर दिए, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, यानी 364 मेंबर्स पूरे चाहिए। तो ये पूरा केस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतने सही तरीके से समझाया, अब भी ना समझ में आया तो भगवान मालिक है। दूसरा क्या है? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 2। तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 2 में स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 1 की सारी कंडीशंस आएंगी, प्लस जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें से कम 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को फेवर करेंगे तो वो पास माना जाएगा। तो ये दोनों तरीके की स्पेशल मेजोरिटी आती है आर्टिकल 368 के अंदर। एक स्पेशल मेजोरिटी आती है आपके आर्टिकल 61 के अंदर। आर्टिकल 61 के अंदर होता क्या है दोस्तों? यहाँ पे होता है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट करना चाहिए। और ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स में जैसा कि मैंने बताया टोटल मेंबर 545 है, तो 545 इंटू 2/3 यानी कि 364 लोग लोकसभा में जब फेवर में करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के, तो माना जाएगा कि हाँ लोकसभा में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को माना है। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। तो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 समझ में आ गई, टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजोरिटी। हालांकि मुझे लगता है मैंने इस चीज को थोड़ा ज्यादा खींच दिया दोस्तों। तो सारी जितने भी तरीके की मेजोरिटी, ये रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी आपको समझ में आ गई। इस मेजोरिटी के प्रोसेस को आपको देख के समझ में आ गया होगा दोस्तों। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग तरीके की मेजोरिटी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भाई नॉर्मल लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए 300 लोग प्रेजेंट है, 300 में से 151 ने फेवर में कर दिया तो चीज को पास मान लिया जाएगा, उसको बोला जाएगा सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को आर्टिकल 368 में काउंट नहीं किया जाता। तो आर्टिकल 368 समझ में आया दोस्तों। आर्टिकल 360 के अलावा जो चीजें हैं, अब कौन कौन सी चीजें किस किस में है वो तो भाई आगे जब हम लोग टॉपिक में पहुंचेंगे तब देखेंगे। तो भाई ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइस, ये क्या चीजें देखते हैं। तो भैया हमारे संविधान ने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बनाया है। तो जब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बनाया है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं पे भी फेडरेशन नाम का शब्द लिखा नहीं है। जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिखी हुई चीजों को देखोगे तो वहां पे लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि हमारे संविधान में फेडरेशन नहीं लिखा है बट यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। ऐसा क्यों है? ऐसा हुआ था दोस्तों कि जब यूएसए बना था तो यूएसए में कुछ स्टेट्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था। 11 जने 13 स्टेट्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था और यूएसए को बनाया था। यहाँ पे किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ पे स्टेट्स में आपस में एग्रीमेंट नहीं किया, सब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्से बने
उन्होंने अपना संविधान बनाया। और जब यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, इसका एक और मतलब है कि कोई भी स्टेट फेडरेशन से अलग नहीं हो सकता, कोई भी स्टेट फेडरेशन से अलग नहीं हो सकता, और बिना किसी एग्रीमेंट के स्टेट्स, ये हमारा संविधान, ये हमारा इंडिया बना है। यूनियन स्टेट्स का यहाँ पे ये मतलब निकल के आता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स आप कह सकते हैं आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि फेडरल सिस्टम वाले फीचर्स नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फेडरेशन के बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि दो गवर्नमेंट है तो यूनियन लेवल पे भी गवर्नमेंट मिलेगी, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट मिलेगी। अब तो भाई लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट मिल रही है, पंचायती राज मिल रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज मिल रही है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। डिवीजन ऑफ पावर भी है, तो आप देखते हैं यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। फिर हमारा संविधान भी लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को ताकत दी है, लोग वोट डालेंगे, सरकार आएगी, सरकार राज करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर बैलेंस बना के रखा गया, रिजिड है, उसको उतने आराम से आप बदल नहीं सकते। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, यानी कि अलग जुडिशरी नहीं है हमारी, यानी स्टेट की अलग हो गई, सेंटर की अलग हो गई, जैसा कि अमेरिका में होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है बट इंडिपेंडेंट है। और बाइकैमरलिज्म है। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई सेंटर में आपने देखा लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। उसी तरीके से आपने स्टेट्स में देखा, तो स्टेट्स में भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो बाइकैमरलिज्म है हमारे यहाँ पे। अब ये बाइकैमरलिज्म की अगर बात करी जाए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई हमारे देश में कितने स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप विधान परिषद बोलते हैं। तो देखिए अभी के समय पे 6 स्टेट्स ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। पहले भाई 7 स्टेट्स थे, जम्मू एंड कश्मीर भी था, बट अब आपको पता है जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बट चुका है, तो वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अब हट गई है। तो ये देख लिया हमने। ओके, अब देखिए हमारे यहाँ फेडरल फीचर्स भी हैं, मतलब फेडरेशन का मतलब है कि भाई जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, उनको अपनी अलग ताकत दी गई। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ यूनिटरी भी है, जो हमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर की तरफ खींच के ले जाती हैं। वो क्या है कि जो हमारा सेंटर है बहुत स्ट्रांग होगा, सेंटर स्टेट के कामों के ऊपर प्रॉपर नजर रखता है। तो उसके लिए भैया आप कह सकते हैं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है स्टेट में। ऑल इंडिया सर्विसेज का सिद्धांत है, भले ही ऑल इंडिया सर्विसेज में अब आप लोग कभी क्वालिफाई करेंगे तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे। ये आईएफएस में कह रहा हूँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाला, फॉरेन वाला नहीं। तो ये जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होता है, ये भैया ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये पूरे इंडिया में जाके अपॉइंट होंगे। तो मान लीजिए आईपीएस बन के आप राजस्थान कैडर में जाते हो, तो भले राजस्थान कैडर में रह के आप स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के नीचे काम करोगे, लेकिन आपको ओरिजिनली रिक्रूट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया। ओके, तो इमरजेंसी के टाइम अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर करती है, तो उस समय पे एज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को मानोगे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। ये वाली बात होती है। तो सेंटर को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी चीजें, तो गवर्नर का प्रोविजन है, ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन है। फिर हमारे देश में दोस्तों एक ही संविधान है सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए। यूएस में तो 2 अलग अलग संविधान है। फिर आप देखोगे कि भैया एक सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत है हमारे देश में। यूएस में चले जाइए 2 सिटीजनशिप है, वो यूएस का भी सिटीजन होगा, एक आदमी जो टेक्सास में रहता है टेक्सास का भी सिटीजन होगा। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस है, अगर कोई स्टेट ज्यादा बवाल करेगा तो इमरजेंसी लगा के उसको नॉर्मल देश से मिला दिया जाएगा। तो कल को डेट में कोई स्टेट खड़ा होकर बोले भैया हम इंडिया के पार्ट नहीं, हम अलग होंगे, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए सेंटर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें देखिए आपने, तो हमारे संविधान को अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। जैसे कि भाई हमारे संविधान को केसी वियर करके एक है, आप देख सकते हैं आपकी किताब में लिखा हुआ, केसी वियर करके एक बड़े आप कह सकते हैं पॉलिटिकल वो है, उन्होंने उसको क्वासी फेडरल बोला है। फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है मॉरिस जॉन्स ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रैंड वेलोस्टन ने, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला है किसने? आइवर जेनिंग्स ने। तो ये आप अपने हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए किताब में, भाई काम आएंगे आपके। आगे चलते हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। हमारा जो संविधान है उसने ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिस्टम को। चूंकि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से ऑलरेडी यूज टू थे, और चूंकि ब्रिटेन के राज के अंदर थे और ब्रिटेन में ऑलरेडी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑलरेडी टेस्टेड था, वहां पे तो चल ही रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आगे देखते हैं, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिनिस्टर क्यों? क्योंकि लंदन में एक जगह है वेस्टमिनिस्टर, उस वेस्टमिनिस्टर में ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो इसलिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोल देते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एक आदमी के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरे पार्लियामेंट के पास ताकत रहती है, पूरे लेजिस्लेचर के पास ताकत रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नॉमिनल और रियल दोनों एग्जीक्यूटिव्स होंगे। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि देखिए
रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के नीचे उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वो चुन के आए हैं। नॉमिनल कौन होगा? तो राष्ट्रपति, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो करेगी और जिस लॉ को बना के वो प्रेसिडेंट के सामने रखेगी, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बट ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये रियल एग्जीक्यूटिव है। फिर हमारे यहाँ मेजोरिटी पार्टी का रूल है, तो भाई लेजिस्लेचर में जितने लोग इलेक्ट होके आएंगे उसमें से जिस पार्टी के इलेक्टेड मेंबर सबसे ज्यादा होंगे वो सरकार बनाएगी। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर में जो लोग चुन के आते हैं वो भाई उनमें से कुछ लोग, उसमें से जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो अपनी सरकार बनाएगी। जब मेजोरिटी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, जैसे कि अभी जो आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है। ये एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या है? लोकसभा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझेंगे चैप्टर में तब समझ में आएगा आपको। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। और सरकार गिरानी हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके लोकसभा को गिराया जा सकता है, जिसको आप बोलते हो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन। तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिराइव तो ब्रिटिश से हुई है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारे फर्क हैं। जैसे कि हम लोग रियल सेंस में रिपब्लिक है और ब्रिटेन मोनार्की है। हम रिपब्लिक कैसे हैं? हम रिपब्लिक ऐसे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। अब भले ही उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, आपने कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाला होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डालते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स वोट डालेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट डालेंगे, तो कभी आम लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन इन लोगों को चुनने में हमने तो चुना है, तो बेसिकली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाके वोट डालना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंट चुना गया है, भले इनडायरेक्टली चुना गया है, तो इसलिए हम रिपब्लिक हैं। वहीं पे अगर आप ब्रिटेन में देखोगे, ब्रिटेन में है मोनार्की, यानी वहां का एक शाही खानदान है और उसी शाही खान के बेटे बेटियां क्वीन और किंग बन जाते हैं। तो वहां के प्रेसिडेंट को चुनने में कोई वो नहीं होती, वहां के मोनार्क को एक्चुअली कहना चाहिए, चुनने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। जो भैया शाही खानदान है उसका जो वारिस है वो मोनार्क बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन में आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में बोलोगे आप प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे आते हैं, आखिरी चीज जो आज के हम देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। कैसे होता क्या है दोस्तों? एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया हूं, या वो कह लीजिए, हाँ, ये जो लास्ट वाली चीज है इसमें एक चीज छूट गई है। आपके लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है दोस्तों कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब है? तो लिखा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या हम सोवरेन नहीं है? क्या हमारे पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है? देखिए, हमारे पार्लियामेंट सोवरेन है दोस्तों। हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चलता है वो कुछ ऐसा है, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर, एक है जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट, इस लेजिस्लेचर में से चुन के आते हैं एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो सीधे सीधे पार्लियामेंट के पास हो गए। एक चीज हो गई जुडिशरी। अगर हमारी पार्लियामेंट मिलकर कोई ऐसा नियम कानून बनाती है जो कि हमारे संविधान के अगेंस्ट है, हमारे संविधान के मूल भावना के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी इसको क्वैश कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था हमारी पार्लियामेंट में, जिसको अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, नहीं माना। तो यानी कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है। अगर हमारी इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांतों के अगेंस्ट जाएगी तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो कर देगी वो सही हो जाएगा, और ब्रिटेन की जो कोर्ट्स हैं उनके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए स्टेप को वो चेक कर सके। हालांकि पार्लियामेंट, ब्रिटेन में लोग इतने पढ़े लिखे हैं और इतने वो हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट वैसे ही कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकती। वो हमेशा लोगों को तो कुछ करना ही है ना, लोग वोट डालते हैं। वहां के लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं कि भैया हर पॉलिटिकल पार्टी डलती है कि भैया इनके हिसाब से काम करो, नहीं तो उनको निकाल देंगे अगली बार। समझ गए दोस्तों? तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के ऊपर वहां के सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का आप कह सकते हो कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब उनके द्वारा की हुई चीज को वहां की कोर्ट नल एंड वॉइड नहीं कर सकती। हालांकि अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, अमेरिका में जुडिशरी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसको हम आगे देखेंगे। तो अब आप समझ गए ना फ्रेंड्स कि इस लाइन का क्या मतलब है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। क्यों नहीं है सोवरेन बॉडी? क्योंकि जुडिशियल चेक है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए, अमेरिका का जो सिस्टम है ना उसमें जुडिशियल सुप्रीमेसी है, और जो ब्रिटेन का सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है, लिटरली वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कहते हैं ना कि एक, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बोला था
कि ब्रिटेन पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग रेदर देन कन्वर्टिंग अ मैन टू वुमेन और अ वुमेन टू मैन। फिर बाद में किसी ने बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सो स्ट्रांग दैट इट कैन इवन कन्वर्ट अ मैन टू वुमेन और मैन टू मैन। ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कौन से पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने बोला ये मुझे भी याद नहीं। बहरहाल यहाँ पे बस आप ये समझिए कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का सिद्धांत आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिद्धांत आता है अमेरिका से। यानी कि अमेरिका में वहां की सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है और ब्रिटेन में वहां की पार्लियामेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हमारा संविधान बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि भैया ये दोनों एक्सट्रीम सिस्टम है, हम करेंगे इनका इंटरमिक्सिंग और एक हार्मोनियस सिंथेसिस करके हम एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करेंगे जहां पे ना सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ताकतवर हो, ना पार्लियामेंट बहुत ज्यादा ताकतवर हो, एक बैलेंस ऑफ पावर हो। यानी कि अगर पार्लियामेंट एक हद से ज्यादा अपनी पावर को क्रॉस कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बोल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए अपना चला के किसी चीज को रोक रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आप कह सकते हैं कि प्रोविजन को अपने हिसाब से डेसिफर कर रही, तो उस केस में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स ने। अमेरिकन संविधान क्या मानता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मानता है। इंडिया क्या मानता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी कुछ देर पहले बताया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया ने कहां से लिया है, कौन सी कंट्री से लिया है, नीचे बताइए। अगर अभी आपको ये याद नहीं आ रहा है तो मतलब आप ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका का है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड लॉ इंडिया का है। दोनों में क्या फर्क है ये जब हम फंडामेंटल राइट से पहुंचेंगे तब बात करेंगे, अभी उसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। ये अपने आप में टॉपिक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड लॉ अपने आप में ये बड़े टॉपिक्स हैं, इनको जब सही जगह होगी तो वहां पे समझाऊंगा मैं। तो हमारे यहाँ पे अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर मिक्स बनाया गया है। तो ये चीज है दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। मैं इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगले आप कह सकते हैं कि वीडियो में लूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए इसको मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। 50 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो गई है, इतनी लंबी वीडियो बनाना ठीक नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, आगे वाले वीडियो में आपकी बाकी चीजें कवर कराऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर